कल जो अपन ने टॉपिक पढ़ा था ना, वो पढ़ा था वर्क का फॉर्मूला। क्या पढ़ा था अपन ने? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसमें जो फोर्स है वो क्या होता है? कांस्टेंट। मतलब जैसे कोई बॉडी है, इस बॉडी पे आपने ये 10 kg की है और इसके ऊपर आपने कुछ फोर्स लगाया, मान लो 5 न्यूटन। तो जब तक इसका आप डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हो तब तक ये फोर्स क्या है? कांस्टेंट है, एक जैसा। उसको तो कहता है कांस्टेंट फोर्स, और उसमें वर्क का फॉर्मूला ये होता है। अब अगर फोर्स वेरिएबल हो मतलब जैसे थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो 5 न्यूटन है, थोड़ा आगे जाके और बढ़ा दिया 6 न्यूटन हो गया, फिर 7 न्यूटन हो गया, फिर 8 न्यूटन हो गया, तो फोर्स बदल रहा है। तो फोर्स बदल रहा है तो इस केस में देखो अपन अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं ना, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो कौन सा फोर्स लोगे? फोर्स तो बदलता रहता है। इसलिए इस केस में अपन क्या करेंगे, वर्क निकालने के लिए देखो मैंने तुम्हें एक चीज पढ़ाई थी, याद हो तो, कि इंटीग्रेशन करने का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ना, और डिफरेंशिएशन करने का मतलब होता है टुकड़ों में तोड़ना। तो जैसे एक ग्राफ बनाते हैं, इस तरफ ले रहा हूं मैं डिस्प्लेसमेंट और इस तरफ ले रहा हूं मैं फोर्स, और फोर्स के साथ साथ में ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये इस तरह से कुछ बदल रहा है, कुछ भी हो सकता है। लाइन है ना, यहाँ पे देखो क्या चीज है, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे पहले फोर्स क्या हुआ? बढ़ा, फिर क्या हुआ? घटा। यही हो रहा है। तो इस वाले केस में वेरिएबल है फोर्स। अब इस वेरिएबल फोर्स के लिए अपने को वर्क डन निकालना है, तो वर्क निकालने का तरीका क्या करेंगे? देखो, आप यहाँ पे कोई छोटा सा टुकड़ा ले लो, एक बहुत ही स्मॉल एलिमेंट लेना है। उस स्मॉल एलिमेंट को मैंने जैसे उसका डिस्प्लेसमेंट इधर क्या कह दिया? ds कह दिया। ठीक है, इधर s लिख लेते हैं क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेट में बनाएंगे अभी अपन। तो ds मतलब एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए जो फोर्स है ना वो कांस्टेंट है। मतलब आपको एक ऐसा अमाउंट लेना है, यहाँ तो देखो वैसे यहाँ पे भी वेरिएबल बता रहा है, लेकिन एक छोटा सा आपको एक डिस्प्लेसमेंट का एलिमेंट लेना है जिसके लिए वर्क क्या होगा? कांस्टेंट होगा। छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे वैसे नहीं है क्योंकि इतना छोटा मैं बना नहीं पा रहा हूँ डायग्राम बोर्ड पे, लेकिन एक छोटा सा आपको एलिमेंट लेना है जिसके लिए वर्क क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो उसके लिए जो हम वर्क कर रहे हैं ना, dw, यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट लिया है ना इतने से टुकड़े के लिए, तो dw इस छोटे से टुकड़े मतलब इस बॉडी को यहां से यहां तक डिस्प्लेस करने में वर्क, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू ds। ठीक है, यानी हमने कितना डिस्प्लेस किया उसको? ds के ड्यूरेशन में फोर्स क्या था? कांस्टेंट था। ऐसे पूरे में देखो यहां से यहां तक तो फोर्स क्या है? वेरिएबल है, लेकिन एक छोटा सा एक एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट ds के लिए वर्क फोर्स जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। अब मुझे यहां से यहां तक पूरे का निकालना है, तो पूरे का निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। छोटा एक टुकड़ा ले लिया, अब ऐसे टुकड़े जैसे ऐसा एक टुकड़ा मान लो यहाँ पे भी होगा, ऐसा एक टुकड़ा यहाँ पे भी होगा, तो इन सारे टुकड़ों को हमें क्या करना है? ऐड करना है। और टुकड़ों को ऐड करने का मतलब क्या हो गया? आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो इसका हम क्या करेंगे? देखो dw से हमें w निकालना है, तो इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे और इसका भी इंटीग्रेशन। तो dw का इंटीग्रेशन तो w हो जाएगा और इधर आ जाएगा f डॉट ds। ठीक है, ये आ गया फॉर्मूला आपके किसके लिए? वर्क डन इन वेरिएबल फोर्स के लिए। कांस्टेंट फोर्स में क्या है? सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और वेरिएबल फोर्स में क्या लगाओगे? इंटीग्रेशन करके निकालोगे। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखो इन 3 कोऑर्डिनेट, 3 कोऑर्डिनेट मतलब एक्स वाई जेड अगर तीनों ही लें, ठीक है ना, तो देखो क्या होगा। जैसे फोर्स है, फोर्स वेक्टर को मैंने 3 टुकड़ों में बांट दिया। 3 एक्सिस होते हैं ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के लिए उसका कंपोनेंट क्या लिख दिया? एफ एक्स। वाई एक्सिस के लिए क्या लिख दिया? एफ वाई। और जेड एक्सिस के लिए एफ जेड। एक्स एक्सिस में डायरेक्शन वेक्टर के लिए क्या लगाते हैं? आई कैप। वाई में क्या लगाते हैं? जे कैप। और जेड में क्या लगाते हैं? के कैप। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के भी 3 पार्ट कर दिए। एक तो एक्स एक्सिस के लिए dx, वाई एक्सिस के लिए dy और जेड एक्सिस के लिए dz।
ये क्या आ जाएगा आई कैप, ये क्या आ जाएगा जे कैप, और ये क्या आ जाएगा के कैप। अब इन दोनों का आपको ऐसे निकालना है तो देखो वर्क का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एक्स के लिए लिख देंगे एफ एक्स डी एक्स, आई कैप आई को आई से डॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, पढ़ाया था डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, जे को जे से डॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और के को के से डॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स हो गया, ये हो जाएगा एफ वाई डी वाई और एफ जेड डी जेड। ठीक है, ये आपके फॉर्मूला हो गया। अब देखो इन दोनों के क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी करके देखते हैं अपन। ये इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करने का तरीका होता है, और तुम्हें एक फॉर्मूला ध्यान रखना, इंटीग्रेशन का पढ़ा रखा है वैसे तो, एक्स की पावर एन डी एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। ये भी तो लिमिट होगा ना, कोई लिमिट लगाएंगे, अभी मैं बताऊंगा क्वेश्चन, उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो लिखो लिखो व्हेन direction and value of force changes with position, then work done। ठीक है, फिर ये लिख लो। एक और तरीका बताता हूं, देखो एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका अपन क्या कर सकते हैं, जैसे कोई मान लो मैंने एक ग्राफ दे दिया आपको इस तरह से, इधर एक्स है, इधर क्या है फोर्स है एस या एस है ना, और ये आपके इस तरह से फोर्स बदल रहा है, तो वेरिएबल है फोर्स कि नहीं है। देखो यहाँ पे अगर स्ट्रेट लाइन आएगी ना तो वेरिएबल नहीं होगा, बाकी वेरिएबल ही होगा। तो एक लाइन मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी, ये बताया था कि अगर हमें किसी ग्राफ का एरिया दे रखा है तो उससे क्या चीज पता चलेगी, तो उसका आपको कैसे निकालना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। बताया था क्या एक्सेलरेशन वाले टॉपिक में कहीं कि किसी ग्राफ का एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो कैसे पता चलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। तो इसमें जैसे फोर्स है डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वर्क। तो इसका जो एरिया है ना, देखो दो कंडीशन है, या तो आप इंटीग्रेशन करके निकालो, या अगर आपको ग्राफ दे रखा है, ठीक है, और उस ग्राफ का आपको क्या निकालना है, सिंपल सी बात है, उसका एरिया निकालना है। तो इसका जो एरिया होगा वो भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, वर्क। ठीक है, तो ये दो तरह के क्वेश्चन अभी अपन देख लेंगे, उसमें हो जाएगा एरिया ऑफ ग्राफ बिटवीन एफ एस। ठीक है, दोनों ही चीजें लिख लो, फिर इसके क्वेश्चन करते हैं। एक बॉडी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है अंडर द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स F इज इक्वल टू 5x। अब पहली बात तो अपने को ये पता करना है कि इस वाले केस में जैसे दो फॉर्मूले हमने पढ़े वर्क के, एक तो पढ़ा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और एक अपन ने पढ़ा इंटीग्रेशन करके निकालेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों में से कौन सा लगाना है, तो सबसे पहली बात तो यही पता करना पड़ेगा कि जो फोर्स है वो वेरिएबल है या कांस्टेंट है। ये पता चलेगा तब है ना, वेरिएबल का मतलब तो जानते हो, वेरिएबल मतलब बदल रहा है। ठीक है, किसके साथ बदलेगा, पोजीशन के साथ या डिस्टेंस के साथ। तो देखो F इज इक्वल टू क्या दे रखा है 5x, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो फोर्स कितना आ जाएगा 0। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो फोर्स कितना आ जाएगा 1। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूं तो फोर्स कितना आ जाएगा 2, सॉरी हाँ 5, और यहाँ कितना आ जाएगा। तो फोर्स बदल रहा है, डिस्टेंस के साथ फोर्स कंटिन्यू बदल रहा है, इसका मतलब फोर्स क्या हो गया यहाँ पे वेरिएबल। अब वेरिएबल है तो आपको कैसे निकालना है, इंटीग्रेशन करके निकालना है। तो इसका फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लिमिट आपको कहां से कहां तक लगानी, देखो कहां से कहां तक ले जाना है, 0 से कहां तक ले जाना है 5 तक। ठीक है, dx इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे केवल x डायरेक्शन ही दे रखी है, y z डायरेक्शन दे रखी होती तो y z भी रखते हैं। ठीक है, तो फोर्स का क्या फॉर्मूला है, क्या वैल्यू दे रखी है फोर्स की
5x, तो यहाँ रख दिया मैंने 5x dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो आता ही सर, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n का क्या फॉर्मूला होता है, n+1 अपॉन में, तो यहाँ पे पावर कितनी है 1, तो देखो 5 तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 2 अपॉन में, ठीक है, पता है इस फॉर्मूले से x की पावर n dx हो ना, तो उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो x की पावर n+1, मतलब जो भी पावर है उसमें 1 प्लस कर देंगे और नीचे भी 1 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 1 प्लस किया तो कितना आ गया 2, नीचे भी 1+1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, 0 से 5 तक। फिर तरीका क्या होता है, पहले कौन सी लिमिट रखते हैं अपन, अपर लिमिट, तो 5 का स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन में, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 अपॉन में 2, अब ये तो 0 हो जाएगा, तो 5 को 25 से किया तो कितना आ जाएगा 125 अपॉन में कितना हो जाएगा ये 62.5 जूल, ठीक है। ये अपने इस प्रोसेस में क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बात तो पता करना पड़ेगा कि जो फोर्स है वो वेरिएबल है या कांस्टेंट, ठीक है। उतारो फिर और कराते हैं, मैं बता देता हूं। इसमें क्या है, ग्राफ दे रखा है अपने को ना, इसके बीच में इधर तो है फोर्स और इधर है डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ दे रखा है और आपको अगर वर्क निकालना है तो वर्क कैसे निकालते हैं, इसका एरिया निकालना है ना, एरिया किसका, ट्रेपेजियम का, क्योंकि ये शेप जो है ये ट्रेपेजियम बन रही है, तो इसमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है। अब देखो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इस वाली शेप में पैरेलल कौन कौन है, एक तो ये और दूसरा ये, तो एक तो बेस में पैरेलल तो कितना हो गया 7, और ये इसके पैरेलल ऊपर है, यहां से यहां तक देखना है कितना होगा ये 4, ठीक है। तो 7 + 4 इंटू हाइट कितनी है, हाइट ये होती है ना ये वाली परपेंडिकुलर वाली, तो हाइट कितनी है, कहां तक है ये 10 तक, तो कितनी आ जाएगी 10, ठीक है। तो 1/2 इंटू 7 और 4 कितना हो गया 11 इंटू 10, इसको इससे कैंसिल किया 5, कितना आ जाएगा 55 जूल, ठीक है। इस केस में भी देखो फोर्स है ना वेरिएबल है, तो अगर ग्राफ दे रखा तो एरिया निकाल देते हैं, और अगर कोई इक्वेशन दे रखी है तो क्या करके इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हैं, ठीक है। उतारो।